रामपुर नाम के गांव में शारदा अनामिका एक गरीब सास बहू रहती थी। अनामिका के पति रमेश अपने जीवन यापन करने के लिए मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। उनका परिवार बहुत गरीब था, उनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी और जो वो चाहते थे वो पाना बहुत ही मुश्किल था। इसी तरह एडजस्ट कर रहे थे और वो खुश थे। एक दिन अचानक से रमेश को बहुत जुकाम और खांसी होने लगती है। अरे क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों खांस रहे हो? अजी सुबह में ही तो आप ठीक थे, अभी अचानक से क्यों खांस रहे हैं? सुबह सुबह रोज मैं मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ ना, इसीलिए खांसी हो रही है। पानी की वजह से जुकाम हो गया। मैं ये नहीं काम कर सकता, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है। फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए। हमारे पास अभी बहुत कम पैसे हैं अनामिका। अगर हम अस्पताल चले गए तो कल खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा अनामिका। अरे बेटा वो पैसे ही है, फिर से कमा लेंगे। पहले जाके अपनी सेहत ठीक करो। चलो डॉक्टर के पास अभी चलते हैं। फिर अनामिका और शारदा रमेश को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अच्छे से उसकी जांच करते हैं। डरने की कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा परिश्रम की वजह से वो थक चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो सेहत साथ नहीं देने वाला। लकवा मारने का खतरा है इन्हें, इसीलिए 1 महीने तक इसे कोई काम करने ना दे। इसे घर पे आराम करने दे और विश्राम ले और साथ ही अच्छा भोजन लेते रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है और वो फैसला लेती है कि अपने पति को वो मछलियाँ पकड़ने अब नहीं भेजेगी। घर पहुँचने के बाद वो सोचती है इस बारे में वो अपनी सासू माँ से बात करेगी। फिर तीनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद वो रमेश को अच्छे से दवाई देके सुला देती है और कहती है उसे ताकि वो आराम करे, और सासू माँ को लेकर वो बाहर निकल आती है। क्या हुआ? तुम मुझे बाहर क्यों ले आई? कुछ कहना चाहती हो? हाँ सासू माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, पर यहाँ नहीं, वो सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए हम बाहर चलते हैं। चलिए, चलते चलते बात भी कर लेंगे। अनामिका और शारदा घर से बाहर निकल आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें करने लगते हैं। सासू माँ, कुछ दिनों के लिए हम इन्हें मछलियाँ पकड़ने नहीं भेजेंगे। आप देख रही है ना कैसे इन्होंने अपनी सेहत को बिगाड़ रखी है। हाँ अनामिका, तुमने सही कहा, पर अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल होगा। मैं तो यही सोचे जा रही हूँ। यही सोच के तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है सासू माँ। कल से हम दोनों मछलियाँ पकड़ने चलेंगे। जब वो अकेले जाते थे तो कितनी मुश्किलों के साथ मछलियाँ पकड़ के लाते थे। अब तो हम दोनों साथ है सासू माँ, हम तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी और सब खुश रहेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। जहाँ बेटे की खुशी की बात आती है, कौन माँ ना कह सकती है। ठीक है, हम दोनों कल से मछलियाँ पकड़ने चलेंगे। ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर शारदा और अनामिका मछलियाँ पकड़ने जाती है। रोज वो मछलियाँ पकड़ती है और उन्हें बेचती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। इस तरह मछलियाँ बेचकर वो कुछ पैसे जमाते हैं। उन पैसों से वो रमेश का अच्छा इलाज कराते हैं और बाकी पैसों से वो घर का राशन का सामान खरीदते हैं। एक दिन जब अनामिका वहाँ मछलियाँ बेच रही थी, उसकी पड़ोसी पार्वती वहाँ आती है। क्या अनामिका, हमेशा मछलियाँ पकड़ना, पति का देखभाल करना, बस इतना ही काफी है? बिल्कुल सही कहा पार्वती, यही तो पत्नी का धर्म है। तुम्हें ऐसा लगता है तो काफी है क्या? तुम्हारी शादी बहुत पहले हुई थी, पर अभी भी तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। बच्चों के बिना संसार अधूरा होता है। कोई फायदा नहीं, बच्चे ही तो ख्याल रखते हैं। फिर तुम बच्चे क्यों नहीं ले रही हो? ऐसे आजाद क्यों घूमना? ऐसा रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जल्दी से कुछ खुशखबरी सुनाओ, ठीक है ना? पार्वती की बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है, पर वो हाँ कह देती है। काफी देर तक उसको पार्वती की बातें याद आती है और वो दुखी हो जाती है। अगर वो इस विषय में सासू माँ से कहती तो सासू माँ चिंतित हो जाती और पार्वती को ही डांटती। हर दिन की तरह उस दिन भी सास बहू दोनों मिलके मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। मछलियाँ पकड़ने के दौरान भी अनामिका को लगता है कि बच्चे अगर होते तो सच में अच्छा होता। सास बहू इस तरह मछलियाँ पकड़ते हैं। बेटा अनामिका, आज मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाले हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है सासू माँ, खींचने पर भी हमारा जाल आ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मछली है। सास बहू मिलके उस बड़े से जाल को खींचकर बाहर निकालते हैं। उस जाल में बड़ी मछलियाँ थी। उन्हें लेकर शारदा और अनामिका घर पहुँचते हैं। उन बड़ी मछलियों को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। वाह, कितनी बड़ी मछलियाँ! आज तक इतनी बड़ी मछलियाँ नहीं देखी हमने। अहो भाग्य! सासू माँ देखिए, इसके पेट में कुछ घूम रहा है। शारदा अनामिका ने गौर किया कि उस मछली के पेट में कुछ घूम रहा है।
वो चाहते थे ये जानना कि आखिर में उसके पेट में क्या है। ये जानने के लिए वो उस मछली को काटना चाह रहे थे। सासू माँ, मैं इस मछली को काटने जा रही हूँ, आप दूर चली जाइए। सावधानी से काटना बेटा। अनामिका उस बड़ी सी मछली को काटती है। जैसे वो काटती है, वो मछली 2 हिस्से में बट जाती है। उस मछली के पेट से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। उस बच्चे को देखकर शारदा अनामिका दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार है। मैं दुखी हो रही थी कि हमारा संतान नहीं है, ईश्वर ने संतान दे दिया हमें। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। अनामिका उस बच्चे को उठाकर उसके साथ खेलने लगती है। उसकी खुशी उमड़ पड़ती है। मिनटों में उसका घर खुशियों से रोशन हो जाता है। जब अनामिका बच्चे के साथ खेल रही थी, रमेश वहाँ आ जाता है। जो कुछ भी हुआ वो रमेश को बताती है। रमेश भी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस दिन से वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह परवरिश करने लगे। रमेश और अनामिका बहुत खुश थे और इस तरह पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां छा गई। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। पूरे गांव में उनका विशेष सम्मान हुआ करता था। जो कुछ भी होता था वो शारदा के अनुसार ही होता था। शारदा के 2 जवान बेटे थे, रमेश और प्रसाद, लेकिन उन दोनों की तभी भी शादी नहीं हुई थी। एक दिन शारदा उन दोनों को अपने पास बैठाती है और अपने दिल की बातें बताने लगती है। भले ही वो गांव प्रधान थी, पर फिर भी वो एक माँ थी। वो अपनी दिल की तमन्ना अपने बेटे से कहती है। देखो बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं घर का सारा काम करते करते थक जाती हूँ। जल्दी तुम दोनों की शादी करूंगी तो बहू आएगी और साल भर में पोता पोती भी आ जाएंगे। तभी जाके शांति से आंखें बंद कर पाऊंगी। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कभी आपकी बातों को ना कहा है क्या? पर ऐसा कभी मत कहना कि तुम मर जाओगी। माँ, मैंने कई बार आपको ये बात बताने की कोशिश की। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं पे एक लड़की से मैं प्यार भी करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ, लेकिन भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं पाया। माँ, तुम बहुत बेवकूफ हो। अगर हमें बताया होता कि तुम किसी से प्यार करते हो तो हम पहले ही तुम्हारी शादी करा दिए होते। इस तरह दिल में बात छुपा के दुखी क्यों होना? देखा रमेश, ये तुम्हारा भाई है जो नहीं चाहता है तुमसे पहले शादी करे। तुम्हारे मन में भी कोई है तो बता दो, दोनों की एक ही साथ शादी करवा दूंगी। माँ, भाई पढ़ा लिखा है, उसे प्यार हो गया, लेकिन मैं तो साधारण हूँ। मुझे ये प्यार व्यार कुछ समझ में नहीं आता। माँ, कुछ नहीं है। ऐसी बात है तो मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैं चाहती हूँ उसी से शादी करो। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारे कहने के बाद मैंने कभी ना कहा है माँ। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही करो। जैसा शारदा ने सोचा था वैसे उन दोनों की एक साथ शादी करा देती है। दोनों बहू के घर आते ही घर की रंगत खिल जाती है। बड़ी बहू जो थी वो गरीब परिवार से आई थी और छोटी बहू बहुत धनी परिवार से थी। यही अंतर घर पे राज करने लगा, जो शारदा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे। तभी देवी कहती है, सासू माँ, हम दोनों काम करते हैं। हर दिन यहाँ से जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। रोज इतनी दूर तक जाने की वजह से हम दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। क्या शादी से पहले हर दिन प्रसाद भी तो काम के लिए जाता था? वो कभी नहीं थका। उसके बाद काम पूरा करके घर भी लौट आता था और अच्छे से रहता था। तब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका अलग ही जोश था। पर अब तो उसकी शादी हो गई है ना सासू माँ, और आप लोग भी बहुत पुराने जमाने के हैं। उस जमाने में अलग तरीका था जीने का, पर अब ऐसा नहीं है। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। देवी अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ती थी, वो ऐसी ही बातें करती थी। तभी बड़ी बहू रानी वहाँ पे आती है। देवी, अपने शब्दों पर लगाम लगाओ। वो घर की प्रधान है, पूरे गांव की प्रधान है। तुम इस तरह से उनके साथ बातें नहीं कर सकती हो। इसीलिए इस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। कोई ना कोई आके भाषण देना शुरू कर देता है, अपनी औकात भी नहीं देखता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अमीर लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए। इसीलिए तो मैं बस शहर जाके रहना चाहती हूँ। ठीक है, प्रसाद को आने दो, मैं उससे बात करूंगी। देखती हूँ उसके मन में क्या है वो पूछ के। अगर वो भी चाहता है तो तुम दोनों शहर जाके ही रहना। आपका बेटा तो बस इस घर के बारे में ही कहता रहता है, प्यारा घर, मीठा घर।
उसे तो बस इस घर की चिंता ही पड़ी रहती है। वो मेरे बारे में कभी सोचते भी नहीं है। आप ही अपने बेटे को मनाइए और हम दोनों को इस नरक से निकालिए। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है। देवी की बातों से अनामिका को बहुत ठेस पहुँचती है। शारदा उसे समझाने की कोशिश करती है। अनामिका देवी का इस तरह का अपमान करना उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो गरीब परिवार से आई थी। इसीलिए इस बारे में वो अपने पति रमेश को जाके कहती है। किसने कहा तुम गरीब परिवार से हो? तुम इस घर की बहू हो, इसका मतलब तुम इस घर की मालकिन हो। कभी तुम बुरा मत सोचना कि तुम गरीब हो अनामिका। नहीं जी, मुझे कुछ कर दिखाना है। मुझे कुछ हासिल करना है अपनी जिंदगी में, ऊंचाई तक पहुंचना है। कई दिनों से मैं डेयरी फार्म शुरू करने की योजना कर रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर आप मुझे सहायता करेंगे तो मैं वो जरूर कर सकती हूँ। बहुत अच्छी सोच है अनामिका। कल ही हम जाकर उसके लिए खेत का बंदोबस्त करेंगे और इस बारे में मैं माँ से बात भी करूंगा। अनामिका डेयरी फार्म शुरू कर देती है। इस तरफ देवी चाहती थी कि वो अपना परिवार लेके अलग हो जाए। बड़ी बहू अनामिका काम कर रही है, ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। पर अमीर बहू रानी की हरकतों से सासू माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती है। अगर ये इस तरह से करेंगे तो कब मुझे पोता पोती देंगे, कब मैं उनके साथ खेलूंगी। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ऐसे ही दिन निकलते हैं। शहर में देवी अपने पति प्रसाद के साथ बहुत खुश थी। डेयरी फार्म से अनामिका भी बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दी थी। अपनी बड़ी बहू के लिए शारदा के मन में बहुत गर्व होने लगा। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक दुखद समाचार आती है। हार्ट अटैक की वजह से प्रसाद अस्पताल में भर्ती था। रमेश, अनामिका, शारदा जल्दी से वो तीनों अस्पताल पहुंचते हैं। ये बहुत उदास रहते थे। यही सोच सोच के इनको दिल का दौरा पड़ गया। हमें इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए 25 लाख लगेंगे। जल्दी से पैसों का इंतजाम करेंगे तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। शारदा, रमेश और अनामिका बहुत दुखी थे। देवी पैसों के लिए कोशिश की, पर उसके पास उतनी रकम नहीं थी। उसने ऑफिस में भी लोगों से पैसे मांगे, पर उतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अगर गहने भी बेच दे तो इतने पैसे नहीं होंगे। हे भगवान, मैं अपने पति को बचाने में असमर्थ हूँ। आप मुझे इतनी परेशानी क्यों दे ईश्वर? मैं अमीर पैदा हुई थी। मेरी फूटी किस्मत इन पैसों की कमी की वजह से ही आज मेरा सुहाग छिन जाने वाला है। भगवान। जब देवी उदास हो रही थी तभी अनामिका वहाँ आती है। उदास मत हो, मैंने ऑपरेशन के लिए आवश्यक पैसों का भुगतान कर दिया है। चिंता मत करो, प्रसाद ठीक हो जाएंगे। अनामिका की बातों से देवी को थोड़ी राहत मिलती है। ऑपरेशन पूरा हो जाता है, प्रसाद ठीक हो जाते हैं। फिर से सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। तभी अनामिका को गले लगाकर देवी रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप गरीब थी इसीलिए मैंने बहुत उल्टी सीधी बातें कही। मुझे अपने पैसों पर बहुत गर्व था। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, खुशियों से भरी होनी चाहिए। ऐसा कहते ही अनामिका को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। पोता आ रहा है, पोता, बहुत अच्छा, अभी से त्योहार मनाओ। शारदा की ऐसी बातें सुन के सभी हंसने लगते हैं। तब से उस परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाती है।